तो राहत पैकेज का ऐलान आज कर दिया है वित्त मंत्री ने। और छोटे लोन के लिए देखिए 75,000 करोड़, ट्रैवल एजेंट को उन्होंने कहा कि 10 लाख तक का कर्ज मिलेगा। वही जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स होंगे वो 1 लाख तक का लोन ले सकेंगे। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत भी लोन का प्रावधान किया गया है। जो छोटे व्यापारी हैं वो लोन ले सकेंगे। और इसका काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था कि दूसरी लहर की वजह से जो आर्थिक तंगी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए क्या राहत पैकेज लेकर सरकार आती है। हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ेंगे ज़्यादा अपडेट के साथ, और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हैं और सौरभ अग्रवाल भी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले प्रशांत, अपडेट के लिए मैं आपके पास आऊं उससे पहले जो राहत पैकेज का ऐलान हुआ है उस पर हम आते हैं। और सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा था कि क्या राहत पैकेज सरकार की तरफ से दी जाती है। जिस तरह के सिनेरियो से, इकोनॉमिक चैलेंजेस से हम इस वक्त जूझ रहे हैं, इस अनाउंसमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या उस नीड को ये मीटअप कर पाएगा? सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम आपके पास पहुंचते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन अखिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो अपेक्षाएं थी लोगों की राहत पैकेज को लेकर, सरकार की तरफ से मदद को लेकर, क्या ये उस पर खरा उतरती हुई दिख रही है आपको? देखिए, जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है वो ये कहता है कि जैसे पहली बार स्कीम अनाउंस हुई थी उसी प्रकार की करीब करीब स्कीम ये है, जिसमें जो जोर दिया गया है वो ऋण देने पे दिया गया है। देखिए, जो समस्याग्रस्त उद्योग समूह हैं, जैसे टूरिज्म और ट्रेवल है, उनको ऋण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें रिलीफ एंड कंसेशंस की आवश्यकता है। जो उन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं, जो भुगतान उनको करने हैं, उसमें रिलीफ एंड कंसेशंस की आवश्यकता है। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, अगर आप एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं नए प्रोजेक्ट पे और एक्सपेंशन पे, ये आपातकाल है। अगला 1 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। इस समय नए प्रोजेक्ट जो लगेंगे वो 1 साल के बाद कंप्लीट होंगे। और जो निजी क्षेत्र में अगर आप एक्सपेंशन लोन इंटरेस्ट पे उनको लोन देंगे तो वो जनता उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। वास्तविकता में आवश्यकता ये है, जो सरकारी क्षेत्र की चिकित्सा की अवस्थापनाएं हैं उन्हें तुरंत एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। और सरकारी स्रोतों से सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर उसमें एक्सपेंशन हो, अगर उसमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाए तो जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसका फायदा उठा पाएगा। देखिए, ऋण तब कोई ले पाएगा जबकि वो लिए हुए ऋण का भुगतान कर पाएगा। अगर इस स्थिति में वो हो कि ऋण का वो भुगतान कर सके, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल। मैं आपके पास आती हूँ। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। संजीव, सरकार के इस ऐलान का इंतजार था लोगों को, जिस तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस से इस वक्त हम कोरोना की वजह से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, ये दूसरी राहत पैकेज है जो कि वित्त मंत्रालय ने घोषित किया है, और इसमें राहत के 8 बड़े ऐलान की घोषणा की गई है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1,10,000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी की घोषणा है, और उसमें से 50,000 करोड़ हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आपने हाल में देखा था कि बहुत मुश्किल हालात से देश को गुजरना पड़ा था। जहां तक हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो मात्र 60,000 करोड़ जो हैं वो दूसरे सेक्टर्स के लिए हैं, 50,000 करोड़ हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। इसके अलावा नौकरियां बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा स्पंदन से चले, इसके लिए तय किया गया है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, जो पिछले साल मई में घोषित की गई थी जब पहला कोरोना का वेव आया था, उसमें जो राशि है उसे मौजूदा 3 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी कि ऋण वैसे लोगों को दिया जाना, वैसे एमएसएमई सेक्टर को दिया जाना जो नौकरियां पैदा कर सकते हैं। और अभी तक इसमें से करीब 2,70,000 करोड़ बांटे भी जा चुके हैं, और इससे 1.5 लाख और बढ़ा दिया गया है। कुछ और बिल्कुल, ये तमाम जो आप मत बता रहे हैं संजीव, वो कितना ज्यादा मदद करती है लोगों को, ये देखना बेहद अहम होगा। और ये समझने के लिए हमारे साथ
सौरभ अग्रवाल हैं अर्थशास्त्री, उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सौरभ, एक तरफ जो चैलेंज है वो है हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का, जिस तरह की हम कोरोना चैलेंजेस को जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ जो सफरिंग क्लासेस हैं, जिनको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली वो रप्चर हो रहे हैं, उस क्लास को बचाना, कैसे देख रहे हैं आप इन अनाउंसमेंट को? क्या ये दोनों चैलेंजेस को मीटअप करती है? देखिए, ये जो अनाउंसमेंट हैं दे आर वेरी मच, इससे राहत मिलेगी, लेकिन राहत मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोन गारंटी कर रहे हैं और आज के एनवायरनमेंट में ना तो बैंक लोन देना चाह रहे हैं, और जो लोग उद्योगपति हैं, चाहे वो टूरिस्ट गाइड है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, ना ही वो लोन लेना चाह रहे हैं। लोन लेके सैलरीज देने का प्रोसेस जो कोरोना में शुरू हुआ 2020 में जी, उसको पे भी करना है। और ये अब उद्योगपतियों को, टूरिस्ट गाइड्स को, जो टूरिज्म की कंपनी चला रहे हैं, जो रिजॉर्ट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं या हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको पता लग गया है कि लोन तो ले लेंगे, लेकिन लोन को वापस भी हमें पैसा देना है। लोन अगर कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं होगा और सैलरीज में और रेगुलर खर्चों में अगर खर्च हो गया, तो फिर जो एनपीए की प्रॉब्लम, 12 लाख करोड़ के एनपीए हमारे पास हो गए थे, वो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आगे सरकार को भी और बैंकों को भी तैयार होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ना बैंकों में इतनी क्षमता है, ना ही गवर्नमेंट में इतना सपोर्ट देने की क्षमता है कि वो इतने और एनपीए अफोर्ड कर सके, उस एनपीए का प्रेशर अपने ऊपर ले सके। जिसको लोन चाहिए उसको राहत है, बट बहुत लोग लोन नहीं लेंगे। आप दोनों ने एक ही बात कही कि ये सिर्फ लोन देने को लेकर ऐलान किया गया है और इससे उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा व्यापारियों को जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। अब ये बताइए अखिल जी कि अगर ये किया जाता कि टैक्स में कोई बहुत रिबेट दिया जाता या फिर इंटरेस्ट को कम किया जाता, क्योंकि मांग अलग अलग सेक्टर से यही थी कि जो उनके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटीज़ हैं उससे उनको राहत मिले, वो इस ऐलान में होता हुआ नहीं दिखा। जो है एक प्रकार का बोझ है। अगर जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है पिछले एक साल में परेशानी की वजह से एग्जिस्टिंग बोझ को नहीं उठा पा रहा, वो एडिशनल बोझ नहीं उठा पाएगा। जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है कि जो ऋण उसके ड्यू हो गए पिछले एक साल में, उसको फंड करके फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में 5-6 साल के बाद लिया जाए। जो उसके पावर के बिल्स हैं, उस पावर के बिल्स को डेफर किया जाए, उसको फंड किया जाए और बाद में उसको प्रिंसिपल की तरह लिया जाए। देखिए, आप रिलीफ दीजिए, जो बोझा है उस बोझे में से कटौती कीजिए, घटोतरी कीजिए जी। वो एडिशनल लोन नहीं ले पाएगा जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, जब तक जीडीपी पुराने लेवल पे नहीं पहुंचेगी, जब तक इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव नहीं होगी, तब तक वो पुराने लोन को ही रिपेमेंट करने में असमर्थ है, तो नया लोन कैसे ले लेगा? ये बहुत ही अहम सवाल है कि जहां वो अपने पुराने लाइबिलिटीज को नहीं खत्म कर पा रहे हैं, एक नई लाइबिलिटी के लिए क्या वो तैयार होंगे? आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रशांत देव मेरे सहयोगी भी जुड़ गए। प्रशांत, कई ऐलान हुए हैं और सरकार का दावा है कि इससे जो चरमराती अर्थव्यवस्था है उसको पूरा फायदा मिलेगा, जो छोटे सेक्टर के व्यापारी हैं उनको फायदा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेंगे, सिर्फ महानगरों के ही नहीं, 2 टियर टाउन्स के भी। कैसे देख रहे हैं पूरे ऐलान को? देखिए, सरकार अपनी नई योजना के तहत, नई आर्थिक योजना के तहत सरकार ने घोषणाएं की हैं और उसको सरकार का दावा है कि वो पूरा करेंगी। और इसको पिछली बार जब कोविड में जो ऐलान किए गए थे वित्त मंत्री की तरफ से, उसको बढ़ाते हुए और इसको दायरा इसका बढ़ाया है, यानी कि महानगरों के अलावा छोटे शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। सबसे बड़ी राहत दी है हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में, क्योंकि आप सबने देखा कि कोविड में किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, तो उसको इस बजट से दूर करने की कोशिश की जाएगी जी। 25 लाख ऐसे मझोले व्यापारी हैं जिनको लोन देने की बात कही गई है। वो लोन में 2% की कटौती की बात कही है, यानी कि रिजर्व बैंक जो तय करेगा उसमें 2% इनको कम देना पड़ेगा, 3 साल के अंदर उसको रीपे करना पड़ेगा। एक तरीके से सरकार का कहना है कि ये उनको मदद की गई है। टूरिज्म के सेक्टर में भी उन्होंने राहत दी है, जितने भी गाइड हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए, उनको भी लोन देंगे जिससे कि उनका काम आगे बढ़ सके। तो इस आर्थिक पैकेज के ऐलान से लोगों के अंदर, खासकर मझोले व्यापारी हैं, उनको एक तरीके से बूस्टअप करने की
कोशिश की गई है। लेकिन फिर यहीं से सवाल उठता है, जितने भी आर्थिक विश्लेषक हैं वो इस बात का सवाल उठाएंगे कि ये राहत तो दे दी गई है, क्या इस राहत के लिए भी पैसे कहां से आएंगे, जिस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है तमाम तरह के दबाव के चलते। तो ये कैसे होगा, जैसे कि और दूसरी बात की जो पहले के कर्ज हैं जब वो नहीं उतरेंगे तो नए कर्ज कोई कैसे लेगा, कैसे चुकाएगा। बहरहाल सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट जो की गई है वो इसलिए की गई है कि जिस तरह के हालात जो हैं गड़बड़ाए थे, खासकर मिडिल क्लास जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको बूस्ट करने की कोशिश की गई है। अब ये कितना बूस्ट होगा ये तो व्यापारी ही समझ पाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनको इस राहत से काफी फायदा मिलने वाला है और एक तरीके से पैन इंडिया करने की कोशिश की गई है। मतलब ये जो सवाल आपने उठाए हैं क्षेत्र में उन्हीं सवालों के साथ प्रशांत जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उनका मैं रुख करती हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सौरभ, जो बात प्रशांत कह रहे हैं कि जब पहली लहर के दौरान 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज का जो ऐलान हुआ था तो उसके बारे में जब एनालिसिस की गई तो ये कहा जा रहा था कि वो भी पूरी तरीके से खर्च नहीं हुआ। अब ये जो राहत पैकेज का जो ऐलान हुआ है तो फिर वही सवाल फिर से खड़ा होगा कि इसका इस्तेमाल इस लोन फैसिलिटी को, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी को लोग अवेल करते हैं या नहीं? देखिए, ये जब भी लोन दिया जाता है तो बहुत सारी कंडीशंस लगा के दिया जाता है। तो पहली बात तो व्यापारी बड़ा मुश्किल होता है, उसके पास जो सोल प्रोप्राइटरशिप अपने नाम में रन कर रहा है उसको ये लोन लेना बड़ी दिक्कत है। राहत असली में जैसे प्रोफेसर अखिल जी बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम बैलेंस है उसमें कुछ राहत दी जाए, या कोई ऐसी माइक्रो फाइनेंस स्कीम लाई जाए जिसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटे उद्योगों में स्टेक ले, इक्विटी जिसका ना तो कोई ब्याज का दर भार हो। इस तरह से और लोन लेना बहुत मुश्किल है। तीसरी राहत मिल सकती है जो ESI की या PF की मैंडेटरी पेमेंट देनी है उसमें कुछ राहत मिले। लोन लेने में सिर्फ उन्हीं को राहत होगी जो पहले से अच्छा कर रहे हैं और जो कि कोरोना की वजह से और बढ़ रहे हैं, उनको और पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, वो भी हेल्थ में है लेकिन वो और वैक्सीन ला रही है तो वो ग्रो कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्ट्रगल कर रहा है, जो खर्चे नहीं मिटा पा रहा, उसको राहत मिलनी चाहिए। इस पैकेज में ना तो पहले उसको राहत मिली ना अभी उसको इतनी राहत मिल पाएगी। हाँ, वो लोन उसको मिल जाएगा, टूरिज्म वाले को जिसका बिल्कुल ही गुजारा नहीं चल रहा, सैलरी नहीं दे पा रहा, लोन ले लेगा, लेकिन ये लोन तो पे करना होगा। कैसे पे होगा अगर बिजनेस नहीं बढ़ेगा और बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी? अखिल जी, तो इसमें क्या तरीके क्या हो सकते थे? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे थे कि आम लोगों के हाथ में पैसे होने चाहिए खर्च करने के लिए, और जब आप बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उनके पास एक्सपेंडिचर फंड होना चाहिए। अगर इस फैसिलिटी को हम देखें जो गवर्नमेंट ने दिया है तो क्या और ऑप्शन हो सकता था जो इससे ज्यादा बेहतर होता, मुफीद होता? वो चाहे छोटा उद्योग हो चाहे छोटा व्यापार हो, समस्या ये है कि पिछले 1 साल के उनके कैश फ्लो जो हैं वो अफेक्टेड हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल की समस्या है और जो उनको भुगतान करने हैं, जो देय करने हैं, वो उनको देने ही पड़ रहे हैं। अब अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक लोन देगा वो फ्यूचर कैश फ्लोज के हिसाब से लोन देगा जी। अगर मैं बैंकर हूं और मेरे पास कोई लोन लेने आता है तो मैं उसके पुराने कैश फ्लो को देखते हुए और फ्यूचर कैश फ्लो की एक्सपेक्टेशन देखते हुए उसको लोन दूंगा और फिर DSCR ISCR एनालिसिस करके उसकी लोन की पात्रता देखते हुए लोन दूंगा। वर्किंग कैपिटल लोन तभी कोई कैसे ले सकता है जबकि उसकी कैपिटल यूटिलाइजेशन कम हो गई है, जबकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। देखिए, इस समय हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। बैंकों के पास फंड्स हैं क्योंकि लोग लोन नहीं ले रहे हैं, लोग एक्सपेंशन में नहीं जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोन लेने की स्थिति में, क्योंकि वो देख रहे हैं मार्केट में डिमांड नहीं है, कैपिटल यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, तो जो पुराने लोग हैं वो भी एक्सपेंशन नहीं कर रहे। हम एक उदाहरण, एक सुझाव देता हूं, जो आपने प्रश्न पूछा, सुझाव क्या है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो पिछले 1 साल के अंदर जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और जिनके शेयर प्राइसेस बूम कर रहे हैं जी, अगर सरकार उनसे कहे कि आपको 1-1 हजार छोटी छोटी MSME की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, ये
सरवाइव अगर कंपनी कर गई, अगर ये छोटी एमएसएमई और छोटे उद्योग और व्यापार सरवाइव कर गए, 1 साल के बाद ये फिर आगे बढ़ेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर इस 1 साल में इनकी कमर टूट गई और आपने इनकी हैंड होल्डिंग करके इनको रिलीफ एंड कंसेशन नहीं दिया, जैसे प्रोफेसर साहब ने बड़ी सही बात कही कि अगर मेरा 20 लाख रुपए महीने का बिजली का बिल है जिसपे आपने छूट नहीं दी, प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही, मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो नहीं रहा, अब ये 20 लाख तो मुझ पे बोझ है। अगर आप ये कहते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए महीने के हिसाब से 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो होगा, ये हम आपको 2 साल तक नहीं लेंगे, उसके बाद 5 साल के बाद इसके हम फंड कर देंगे और इसके छोटे इंस्टॉलमेंट बना के 5 साल के बाद ले लेंगे, तो जो व्यापारी है वो ये कहेगा कि ठीक है, मेरे ये 2.5 करोड़ का जो मुझे एडवांटेज सरकार ने दिया, मैं अपने लोगों को नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन ये गारंटी देनी पड़ेगी। ये केवल उसी कंपनी को ये पावर के इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे जो अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से नहीं निकालेंगे या उनकी 20% से ज्यादा कटौती नहीं करेंगे। यानी ऐसे मेजर्स जिसमें वेलफेयर भी शामिल हो, उसके लिए कोई डायरेक्ट प्लान, सीधे तौर पे राहत वाली बात होनी चाहिए थी, जो नहीं दिख रही। एक और अहम सवाल प्रशांत, जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हम बात करें तो उनके तरफ से भी कई तरह की मांगे थी सरकार से। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, रोजाना दाम बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से भी कोई वैसी राहत की बात नहीं दिखी। देखिए, बिल्कुल राहत की बात नहीं दिखाई दी। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या तेल की कीमतें कभी वापस हो पाएंगी। अगर किसी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तेल की कीमत बढ़ रही है तो आम आदमी ये सोचता है कि अभी बढ़ा है, कुछ दिन बाद फिर कम आ जाए। क्या अपने मौलिक रेट पे तेल कीमत आ पाएगी या फिर 100 रुपए के आसपास ही हमको तेल अब भराना पड़ेगा? अगर 100 रुपए के आसपास ही तेल भराना पड़ेगा तो इसका मतलब कि ये जो महंगाई है उससे जुड़ी हुई अस्थायी हो गई। अगर तेल की बढ़ी हुई कीमत स्थायी है, परमानेंट है, तो इसका मतलब कि महंगाई भी ये परमानेंट है, स्थायी नहीं है। इस बात का जवाब सरकार की तरफ से कहीं नहीं आता है। दूसरी बात, सरकार से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए, सबके मन में है कि कोविड में ये बात सच है कि कहीं कहीं काम नहीं हुआ, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सब कुछ बंद हो गया। जैसे ही बाजार खुला हर चीज में 20% का उछाल है। ये 20% का उछाल किस बात के लिए? अगर काम नहीं हुआ तो महंगाई हुई क्यों? ये समझ में नहीं आ रहा। हर जगह प्रोडक्शन बंद था, सब कुछ बंद था, तो ये 20 से 25% की जेब पे भारी किस पे पड़ रहा है? वो आम आदमी पे पड़ रहा है, एंड यूजर पे पड़ रहा है, जो सामान खरीदने बाजार जा रहा है, चाहे वो कोई सामान खरीदे। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी अपडेट जो आपने इस राहत पैकेज से जुड़ी हुई दी। और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी, सौरभ अग्रवाल जुड़े हुए थे। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो विश्लेषण आपने दिया। बहरहाल आम जनता यही उम्मीद कर रही है कि इस राहत पैकेज से उन्हें उनके पॉकेट पर आसानी हो, उन्हें फायदा हो, और जो सबसे ज्यादा जो बिजनेस क्लास है, जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, उन्हें एक एनकरेजमेंट मिले, वो बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।